बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, इस वक्त सुहेल अफरीदी कराची से निकलकर हैदराबाद पहुंच चुके हैं। हैदराबाद में इस वक्त जोशो जज्बे का वो आलम है कि बज़ाहिर यूं लगता है कि जैसे कोई इनकलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। कराची से निकले तो कराची की सड़कें भी भरी हुई थी, लेकिन जब जाम शोरू पहुंचे तो जाम शोरू में एक अजीब समा था। उसके बाद कोटड़ी में तो हद हो गई और इस वक्त मामला आसमानों को छू रहा है। मैं कोई एक्साइटेड नहीं हूं, लेकिन मुझे अपने उस मुसलसल कहते चले आने की एक दलील मिल गई है जो मैं आपके सामने रख सकता हूं। आप जानते हैं कि मैं आपको कहता चला रहा हूं कि ये हो ही नहीं सकता कि जबर का ये आलम हो, जुल्म इस कदर बढ़ जाए और जारियत इतनी नंगी हो जाए, अदारों को इस तरह तबाह बर्बाद कर दिया जाए, अवाम को इस तरह अपना गुलाम समझ लिया जाए, तो कुदरत का कोड़ा हरकत में ना आए। फितरत हरकत में आ चुकी है। एक तरफ इस वक्त लाहौर में अगर देखें तो अलामा नासिर अब्बास महमूद इचकज़ई उन्होंने रौनक लगाई हुई है और इनकी कांपे टांग रही हैं, और दूसरी तरफ आप जरा ये देखिए, जरदारी लीग। पीपल्स पार्टी में इसलिए नहीं कहता, पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर के साथ ही दफन हो गई थी। अब ये जरदारी लीग, हुकूमत जरदारी लीग की है सिंध पर। यह हुकूमत भी कैसे कायम हुई? ये भी इसी तरह कायम हुई जैसे पंजाब में कायम हुई है। नहीं तो इलेक्शन ये हार चुके थे। इमरान खान को जो मकबूलियत केपीके में है, पंजाब में है, बलूचिस्तान में है, उसी के करीब करीब या उसके बराबर सिंध के अंदर भी है, जो आज साबित हो गया है। आपको याद है, अभी कल ही की बात है कि जरदारी लीग ने कहा कि जनाब बिल्कुल हम जमहूरी लोग हैं, ये जमहूरी हक है चीफ मिनिस्टर केपीके का कि वो यहाँ आए, हम पूरी तरह फैसिलिटेट करेंगे, हम सहूलत मुहैया करेंगे। ये क्यों कहा था? इसकी दो वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि इनका ख्याल था कि सुहेल अफरीदी यहाँ आएगा तो कौन सा तूफान आ जाएगा, ये कुछ होगा। जो हुआ है इनका अंदाजा ये नहीं था। इसीलिए आपको हैरानी हुई होगी कि सिंध की सूबाई वजारत के एक वजीर सईद गनी ने अजरक पहनाई, खुशामदेद कहा, वेलकम किया सुहेल अफरीदी। अब क्या हुआ है? कल इन्होंने कहा कि हमारी तरफ से जहां जी चाहे जलसा करें, जिस ग्राउंड में चाहे, जिस पार्क में चाहे। इन्होंने कहा जी हम जिना पार्क में करेंगे। इन्होंने कहा जी बिल्कुल। इस वक्त जिना पार्क को ताले लग चुके हैं। अब इन्हें समझ आ गई है। अब इसकी तशरीह दो तरीकों से की जाएगी। ये एक बारीक सा मौजू है, इस पे जरा ध्यान दीजिए। एक तशरीह तो इसकी ये की जाएगी कि जनाब फौज ने हुक्म जारी कर दिया है जरदारी लीग को कि बंद करवा दे ये सिलसिला, इसलिए ये अब जलसे की दी हुई इजाजत इन्होंने वापस ले ली है। दूसरी सूरत जिसमें मैं क्लियर हूं वो ये है कि ये जो इजाजत दी थी या ये जो सहूलत फराहम की है, सहूलत फराहम करने से मुराद ये है कि जिस तरह पंजाब में पुलिस कुत्तों की तरह भौंकती नहीं रही वजीर आला केपीके और उसके साथियों पे, मेहमानों पे, यहां वैसा नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए कि जरदारी लीग को बहुत बड़ा सदमा पहुंचाया है हमारी फौजी क्यादत ने और नून लीग ने। वो सदमा क्या है? आपको याद है कि इनके दरमियान एक फार्मूला तय पाया था कि 5 साल में से आधा अरसा नून लीग की हुकूमत रहेगी और अगला और आखिरी आधा हिस्सा जो होगा यानी 2.5 साल वो पीपल्स पार्टी को हुकूमत दी जाए। लेकिन इन्होंने किया क्या? पीपल्स पार्टी की उस स्ट्रेंथ से बचने के लिए महसूस नशिस्तें पीटीआई से छीन ली, जिसका जायद हिस्सा जाकर मिला नून लीग को, और फिर मुख्तलिफ हीलों बहानों से पार्लियामेंटेरियंस को नाअहल करार देकर वहां सो कॉल्ड इंतखाबात करवा के वो नशिस्तें भी अपने नाम कर ली। यानी 16 नशिस्तें जीत पाने के बावजूद मुख्तलिफ बाजारी हथकंडों से ये अब 2/3 मेजॉरिटी तक बैठे हुए हैं। हुआ क्या? जरदारी लीग की न्यू सेंस को इन्होंने खत्म कर दिया। अब जब वक्त आया तो अंदर खाते इनकी बात हुई है। ये चूंकि मेरा पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रहा है, जरदारी लीग से मेरा कभी भी कोई ताल्लुक नहीं रहा, तो मेरे अक्सर दोस्त जरदारी लीग का हिस्सा है। आज कुछ बिल्कुल बड़े खुश हैं और कुछ बिल्कुल नाराज हैं। वो जो नाराज लोग हैं वो मुझे कुछ ना कुछ खबर अंदर की देते रहते हैं। अंदरूनी खाना के वाकफान के हवाले से मैं आपको बताता हूं कि जरदारी लीग को ठेंगा दिखा दिया गया है। आपने देखा है कि पहले बिलावल जरा मोटा सा था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनवाने के लिए उसकी कोई लिपोसेक्शन या पता नहीं क्या होता है, उसका वजन आप देख रहे हैं कम हो रहा है। ये वजीर आजम के लिए इन्होंने तैयारी करवाई, लेकिन अब इधर से साफ जवाब आ गया है कि नहीं जनाब वो डील खत्म। वो सदमा है आसिफ अली जरदारी के अंदर, बाकी सारी जरदारी लीग के अंदर। इन्होंने एक मैसेज भी देने की कोशिश की थी नून लीग को और फौजी क्यादत को कि देखिए अगर हम मिल गए पीटीआई से
तो फिर आपका क्या बनेगा? वाकईतन कहते तो वो ठीक है, वो इसलिए कि पंजाब में अगरचे लोग दबके हुए हैं, लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं, खौफजदा हैं, लोग नहीं निकल पा रहे, लेकिन 95% अवाम, आधा पाकिस्तान है पंजाब, मोर देन 50% आबादी पंजाब की है अकेले, बिलमुकाबल बाकी सूबों। तो 95% लोग इमरान खान के साथ है, उनका दिल इमरान खान के साथ धड़। केपीके में उनकी हुकूमत है, 2/3 मेजॉरिटी के साथ लोग चार्ज हैं, लोग इमरान खान के साथ हैं, लोग सुहेल अफरीदी के आने की वजह से अब जोश और जज्बे से भर के हैं। बलूचिस्तान के अंदर भी इमरान को लोग चाहते हैं। तो अगर सिंध भी साथ मिल जाए पीटीआई के, तो बाकी रह क्या जाएगा इनके पास? फकत ताकत, फकत सीना जोरी। फिर ना ताकत काम आएगी और ना सीना जोरी चले। लेकिन अब हुआ क्या है? अब इन्होंने देखा है कि हमने तो एवं डराने की कोशिश की थी उन्हें, और दूसरा हमने अपनी जमहूरियत पसंदी का कोई सबूत देना था। लेकिन ये क्या हो गया? हो सकता है कि फौजी क़यादत ने भी कहा हो, क्योंकि इस मुल्क को चला इस वक्त फौज रही है, ये तयशुदा बात है। नाज़रीन इकराम, किसी इबहाम में रहने की जरूरत नहीं। सिर्फ ये कहा नहीं गया कि मार्शल लॉ है मेरे अजीज हमवतनों, आज के बाद आइन मनसूख किया जाता है और मुल्क में मार्शल लॉ के निफाज का ऐलान किया जाता है, सिर्फ ये नहीं कहा। बाकी पाकिस्तान की तारीख में जितने भी मार्शल लॉ गुजरे हैं, उससे बदतरीन मार्शल लॉ है ये मैं अपने तजर्बे और मुशाहदे की बिना पर कहता हूँ। नाज़रीन इकराम, इसमें कोई शक नहीं कि ज़रदारी लीग का मुस्तकबिल भी वाबस्ता है अब फौज और नून लीग के साथ। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि इसकी जड़ों के अंदर कोई जमहूरियत पसंदी, कोई सियासी गैरत नाम की कोई ना कोई अभी कोई रमक बाकी बच चुकी, जो कहीं ना कहीं आड़े आ रही। और जब आपसे जो वादा किया गया था कि हम आपको आधा टेन्योर देंगे हुकूमत करने के लिए, वो भी फारग कर दिया। जिस तरह मौलवी फजल रहमान को फारग कर दिया, उसके दांत निकाल दिए, उसके जहर की थैली निकाल दी, अब वो जो मर्जी करता फिरे, कोई डर फिक्र ही नहीं है नून लीग को। यही हाल कर दिया है ज़रदारी लीग का। अगर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को समझना है, चूंकि पीपल्स पार्टी मुंह से निकल जाता है, लेकिन कभी कभी माफ कर दी कीजिएगा, क्योंकि जुबान पे है ना, सारी जिंदगी उसका हिस्सा रहा हूं माजी में। ज़रदारी लीग और नवाज लीग, इनका आपस में यकजा होना ऐसे ही है कि आग और पानी एक जगह इकट्ठे हो जाए। नतीजा क्या निकलेगा? या आग रहेगी या पानी रहेगा, या एक म्यान में दो तलवारें हो। पाकिस्तान की सियासत का बुनियादी तजाद, एक तजाद होता है बुनियादी तजाद, एक तजाद होता है वक्ती तजाद। वक्ती तजाद खत्म हो जाता है, जो बुनियादी तजाद होता है वो एक की फतह और एक की शिकस्त, एक की जिंदगी और एक की मौत। उसका उसूल ये, हमारी सियासी तारीख का बुनियादी तजाद ज़िया उल हक से लेकर अब तक वो पीपल्स पार्टी, जो अब ज़रदारी लीग और नून लीग है, एक को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की विरासत और दूसरे के पास ज़िया उल हक की विरासत, जिन्हें जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगाया था। लेकिन अगर ये इकट्ठे हो जाए तो आप क्या समझते हैं? ये अंदर से इकट्ठे नहीं है, एक खौफ है बाहर, वो है खौफ इमरान खान, क्योंकि करप्ट दोनों हैं। जब मैं कहता हूँ करप्ट दोनों हैं, तो मैं इंतहाई ध्यानदारी से कहता हूँ। करप्शन कोई छोटी मोटी नहीं, खरबों की, और सारी की सारी जाहिर है, बाहर रैकेट पर मौजूद। और छतरी इन्हें हासिल है फौज की, हारे हुए लोग हैं, हुकूमतों में मौजूद हैं, इसी तनख्वाह पे गुजारा करेगी ज़रदारी लीग भी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो पंजाब में होता रहा है पीटीआई के साथ, वो यहाँ कर सके। इसकी बहुत सी वजूहात है, जिन वजूहात के अंदर मैं नहीं जाऊंगा। और दूसरी ये बात भी सुन ले कि एक न्यूसेंस वैल्यू है ज़रदारी लीग की सिंध के अंदर, कुछ न कुछ वोट बैंक है इसका। अगरचे इस दफा इलेक्शन ये हार गए थे पीटीआई, ये भी फॉर्म 47 वालों की तरह लाए गए, ये कोई जीत के हुकूमत कायम करके नहीं बैठे हुए। तो फौज को एक खौफ है कि इनके हाथ में सिंध कार्ड मौजूद है और सिंध के अंदर अलहदगी पसंद मौजूद है। ये मानना पड़ेगा हमें, अगर हमने सियासत को समझना है, पाकिस्तान की सियासत को, तो सिंध एक इस लिहाज से ज़रदारी लीग की वजह से अलहदगी पसंदी पर ओस पड़ी रहती है, दबी रहती है। वो ये कितनी भी नापसंद हो ज़रदारी लीग, लेकिन हमारी फौजी क़यादत चाहेगी कि उनकी निस्बत जो अलहदगी पसंद है, जो सिंधी नेशनलिज्म की बात करते हैं, उन पर फौकियत ये देते हैं ज़रदारी लीग। और अगर ज़रदारी लीग का इनके साथ राब्ता कट जाए और वो मिल जाए पीटीआई के साथ, और साथ वो आवाज़ मिला ले अलहदगी पसंदों के साथ, तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आज ये फिर सुहेल अफरीदी की तरफ आने का मतलब ये है उस मंजर की तरफ ओद करना और वापस आना, जो मंजर वसी
بدتر لیول پہ بنتا مجھے دکھائی دے رہا ہے۔ میں مسلسل کہتا چلا رہا ہوں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے کہتے تھے دوست، مجھے مستقل سننے والے، کہ جناب آپ کہتے ہیں کہاں لوگ نکلیں گے، ستو پی بیٹھے ہیں، یہ ڈر چکے ہیں، یہ مردہ قوم ہے۔ مردہ قومیں کبھی نہیں ہوتی، ہمیشہ ایسے ماحول اور حالات کے اندر یہ بارود کا ڈھیر ہوتے۔ بارود کو نعرے بازی کرتا ہے، بارود کو کسی کو ڈراتا ہے، بارود تو پڑا ہے، اسے ضرورت صرف ہوتی ہے ایک چنگاری، ایک دیا سلائی، پھر بھگ سے اڑتا ہے وہ۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ معاشرہ اس مقام پر پہنچا ہوا ہے جنہیں میں کہتا ہوں، میں ایویں نہیں کہتا کہ میں آپ کو اپنا خواب دکھاتا ہوں لفظوں کے ساتھ، کہ میں کئی لٹکے ہوئے گلے دیکھ، کئی باہر نکلی ہوئی زبانیں دیکھتا ہوں، چہروں کے رنگ نیلے ابلتی آنکھیں دیکھتا ہوں میں، یہ مجھے بھاگتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بری بحری اور ہوائی راستوں سے۔ یہ آج جو آپ کو طاقتور نظر آ رہے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ یہ بھیگی بلی کی طرح آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ ذرا ذہن میں رکھ لینا، یہ بھی کل کی بات ہے۔ کہاں گیا وہ کیانی، کہاں گیا وہ باجوہ، کہاں گیا وہ مشرف۔ اسی طرح موجودہ لوگ بھی ماضی کا واقعہ بن جائیں گے عنقریب۔ ضرورت اس عمر کی ہے ناظرین کرام کہ آپ ایک زندہ قوم، آپ کا ملک خطرے میں ہے۔ اگر آپ مزید خاموش رہے تو پھر یہ ملک باقی نہیں رہے گا۔ وہ جو 2030 سے پہلے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا ہے کہ اسے محو کرنا ہے عالمی نقشے سے، تو پھر یہ ختم ہو جائے گا۔ بلوچستان کو سامنے رکھ لیجئے، کے پی کے کو سامنے رکھ لیجئے، گلگت بلتستان کا ٹیمپریچر دیکھ لیں، آزاد جموں کشمیر والوں کا وہ دیکھ لیں، تو یہ سائنس تو وہی ہے جو 1971 میں پیدا ہوئے تھے مشرقی پاکستان میں، اور پھر وہ بنگلہ دیش بن گیا۔ تو میں جو کیمرے کے سامنے بیٹھ کے رسک لے کر اپنی آزادی کو داؤ پر لگا کر میں جو روز آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا ملک ڈوب جائے گا، آپ کا ملک ٹوٹ جائے گا اگر آپ خاموش رہیں۔ آپ بھی اتنے ہی مجرم ہوں گے جتنے مجرم اسے توڑنے والے۔ باقی سب سے زیادہ اگر ہوشیار رہنا ہے تو رہنا ہے ٹاؤٹ صحافیوں سے۔ 99% بک چکے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی منہ سے کہتے ہیں، جو کیسٹس انہیں فراہم کی جاتی ہیں، یہ وہ کیسٹس چلاتے ہیں بس۔ حال یہ ہے کہ معاشی طور پر آپ دیوالیہ قرار پا چکے ہیں، آپ کی معیشت ڈوب چکی ہے، آپ کی درآمدات اور برآمدات کا بیڑا غرق، بیلنس ہی کوئی نہیں رہا۔ اگر آپ 100 روپے کی چیز باہر بھیج رہے ہیں تو 250 کی منگوا رہے ہیں، آپ کہاں جائیں گے؟ کرپشن ہے کہ اس نے اخیر کر دی ہے اس عہد کے اندر، اس دور کے اندر۔ 8 فروری ہے، آغاز ہے پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے تحریک کا، اس کا حصہ بنیے گا، نہیں تو کچھ باقی نہیں رہنے دے گی جو لوگ اس وقت قبضہ کیے ہوئے ہیں ریاستی اداروں پہ، ریاستی اقتدار پہ۔ اجازت دیجیے ناظرین کرام، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ پاکستان، پائندہ باد۔